हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्री हिस्ट्री की और इसे हम बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे सो दैट यू गेट अ गुड पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सो सी गाइस कि जो हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है वो प्री हिस्ट्री से यानी कि प्रागैतिहासिक काल से शुरू होती है, जिसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं, स्टोन एज एंड मेटल एज। एक तरफ हमें स्टोन के टूल्स मिलते हैं और दूसरी तरफ मेटल के टूल्स मिलते हैं। तो जो हमारा ये स्टोन एज है इसे फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नेओलिथिक एज, यानी कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो हमारा पेलियोलिथिक एज है, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन, सो पेलियोलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज। तो पूर्व पाषाण काल यानी कि ओल्ड स्टोन एज में हम सिर्फ हंटिंग गैदरिंग करते थे, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं आता था, यानी कि हम एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी या किसी भी प्रकार के सेटलमेंट्स को नहीं समझते थे। लेकिन बहुत ही जल्द हमने जाना कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं और ये चेंजेस हमें मीजोलिथिक एज में देखने को मिलते हैं। टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 12,000 ईयर्स अगो तक हमारा जो टाइम पीरियड है दैट इज अबाउट द पेलियोलिथिक एज। सो 12,000 बीसी तक पेलियोलिथिक एज चला, फिर 12,000 से 10,000 बीसी तक मीजोलिथिक था, यानी कि मध्य पाषाण काल। अब ये जो दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसमें माइक्रोलिथिक टूल्स मिलते हैं। क्लाइमेट काफी गर्म हो जाता है, गर्मी बढ़ने के कारण ग्रास लैंड्स डेवलप हो जाते हैं जहाँ पे घास खाने वाले एनिमल्स आ जाते हैं। अब जो एनिमल्स घास खाते हैं वो बहुत ही जेंटल होते हैं, जिन्हें डोमेस्टिकेट किया जा सकता था। तो अब डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, खेती बाड़ी करना और एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ना हमने सीख लिया था। अब हम लोग एग्रीकल्चर भी करने लगे थे और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स उगाने लगे, जैसे वीट, बार्ले, राइस, ये सब हमने उगाना शुरू किया। तो जब मीजोलिथिक एज आता है उस समय हम देखते हैं कि लोगों को एक समझदारी आ रही है और जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हो चुके हैं, माइक्रोलिथिक टूल्स हो चुके हैं, तो अब थोड़ी सी एडवांसमेंट आ जाएगी लाइफ में। तो डोमेस्टिकेशन, फिशिंग और एग्रीकल्चर, माइक्रोलिथिक टूल्स एंड ग्रासलैंड्स का जो डेवलपमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे मीजोलिथिक एज के, यानी कि हमारे मध्य पाषाण काल के। फिर नव पाषाण काल यानी कि न्योलिथिक एज आता है। न्योलिथिक एज में हमने एक डेवलप्ड सोसाइटी देखी, जहां पर हम देखते हैं कि लोगों ने पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज करना शुरू किया। पहले से ज्यादा नोकीले औजार थी और अब लोगों ने सेटल्ड एग्रीकल्चर और सेटल्ड लाइफ की शुरुआत की, जहाँ पे लोग विलेज कम्युनिटी को डेवलप होता हुआ देखते हैं। ये टाइम 10,000 बीसी के बाद शुरू होता है। तो ये जो न्योलिथिक एज था, इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। हमने मॉर्टार्स एंड पेसल्स का भी यूज किया, ओखली का यूज किया। इसके अलावा हमने व्हील्स को भी बनाना सीख लिया था। व्हील्स के अलावा हम लोगों ने देखा वीविंग यानी कि बुनाई करना लोगों ने सीख लिया था। फिर आता है आपका मेटल एज। मेटल एज की शुरुआत होती है चाल्कोलिथिक एज से, जिसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इसमें होता यह है कि इसे कॉपर और स्टोन एज भी कहा जाता है, बिकॉज कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड। तो कॉपर और स्टोन को मिक्स करके बनता है चाल्कोलिथिक एज। तो जब हमें मेटल मिला तो हमने उसको स्टोन के साथ मिक्स किया और बहुत सारे अलग अलग चीजें बनाए। अब क्योंकि कॉपर या कोई भी मेटल एक लिमिटेड रिसोर्स होता है, तो उसके लिए फाइट्स हो सकती है, बैटल्स हो सकती है और एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत हो सकती है। तो अब हम ये देखते हैं कि एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ और बैटल सीन्स हमें काफी सारे देखने को मिलते हैं चाल्कोलिथिक एज की पेंटिंग्स में, जो कि केव पेंटिंग्स हमें मिली हैं, उसमें आप देखेंगे। फिर जो है आपका ब्रॉन्ज एज आ जाता है। तो अगला जो मेटल एज का हिस्सा है उसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं। तो ब्रॉन्ज एज जो है इसमें कॉपर और टिन को मिक्स करके बनता है ब्रॉन्ज। इसमें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की शुरुआत देखने को मिलती है। ये जो ब्रॉन्ज एज था हमारा जो एज है ये 3000 बीसी के बाद से डेवलप होने शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे आप ये देखते हो कि लोगों ने एक अच्छी टाउन प्लानिंग की शुरुआत की है और बहुत अच्छे से फैशनेबल सेंस ऑफ ज्वेलरी, सील्स, पॉटरीज, सब कुछ अच्छे से बनने लग गया था। पॉटरीज का डेवलपमेंट न्योलिथिक एज में ही हो चुका था, लेकिन अभी पॉलीक्रोम पॉटरीज बन रही थी और बहुत अच्छी वेराइटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी की और कलरफुल पॉटरीज, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन से, ज्योमेट्रिकल पैटर्न से वो हमें देखने को मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के कई सारे कारण दिए जाते हैं। लगभग 1500 बीसी में ये डिक्लाइन हो गई थी। तो इसके फ्लड, अर्थक्वेक, पेंडेमिक जैसे कई सारे सिचुएशंस की बात होती है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ बहुत ज्यादा था। सिटाडेल और लोअर टाउन दो हिस्सों में चीजें बटी हुई थी। इसमें धोलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, आलमगीरपुर, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स है। हाउएवर हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं।
अब अगली जो हमारी सिविलाइजेशन शुरू होती है वो है आयरन एज की। तो मेटल एज का आखिरी पार्ट आयरन एज में आता है, जो कि 1000 बीसी में हमारा आ जाता है। तो 1000 बीसी में जब आयरन आया तो चीजें बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि आयरन के कारण क्या हुआ कि लोहे के टूल्स, लोहे के वेपन और लोहे का प्लफ बना। तो लोहे के हल से जब खेती हुई तो सरप्लस एग्रीकल्चर हुआ, सरप्लस इकोनॉमी की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज हुआ, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ गया, वर्ण सिस्टम की शुरुआत हुई। और अब जो पहले जनपद हुआ करते थे, किंगडम्स हुआ करते थे, अब वो महाजनपद बन गए। 16 महाजनपद थे जो कि हमें देखने को मिलते हैं 600 बीसी में। 600 बीसी में जो ये महाजनपद डेवलप हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा था मगध। मगध के अंदर हरियंका डायनेस्टी का रूल था। हरियंका डायनेस्टी के सबसे पहले जो रूलर थे वो थे हमारे बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजात शत्रु आए और उसके बाद उदयन का रूल हुआ। इसके बाद इसको शिशुनाग डायनेस्टी ने रिप्लेस किया और उसको फिर नंदा डायनेस्टी ने रिप्लेस किया। यस, नंदा डायनेस्टी, जिसकी शुरुआत जो है हमारे जो है महापद्मानंद ने की थी, और वो धनानंद उसके आखिरी रूलर थे, जिनको हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की शुरुआत की। फिर मौर्यन एम्पायर में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, एक अच्छी इकोनॉमी की शुरुआत हुई, पूरा इंडिया यूनाइटेड था, एक एक पूरी नेशनल आइडेंटिटी जो है इंडिया को वो वहां पे मिल जाती है। लेकिन पोस्ट मौर्यन एरा में हम देखते हैं कि बहुत सारे अटैक्स एंड इन्वेशन शुरू हो गए हैं और चीजें बहुत तेजी से डिक्लाइन होने लग जाती है। अब पोस्ट मॉडर्न इंडिया में होता क्या है कि जब बहुत बड़ा एम्पायर डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि इसके कारण भी क्या है, देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया, इसको बिंदुसार ने बढ़ाया, और अशोका इसके सबसे बड़े सम्राट थे, द ग्रेट अशोका। अब अशोका जो थे ना, उनके साथ ये बात हो जाती है कि उन्होंने ना बाद में जब उनकी कलिंग वॉर हुई थी, तो कलिंग वॉर के बाद इतना ब्लडशेड हुआ कि उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और वो जो है बिल्कुल अहिंसा के रास्ते पे चल पड़े। तो एक आर्मी भी डिमोरलाइज हो गई और चीजें काफी बदल गई। तो इसके बाद होता क्या है कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया में हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे फॉरेन इन्वेशंस होते हैं, ग्रीक्स, कुशान्स, पार्थियंस, साकाज, इन सब का जो है इन्वेशन इंडिया में हो जाता है। इसके बाद हम पोस्ट मॉडर्न इंडिया में देखते हैं कि जो कुषाण थे, उन्होंने जो है कुषाण डायनेस्टी का पूरा रूल नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ इंडिया में था, और साउथ इंडिया में उस समय में सातवाहन का रूल था। इसी बीच में हम देखते हैं कि गांधार, मथुरा और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होते हैं। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में था, नॉर्थ इंडिया में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था, और साउथ इंडिया में सातवाहन के पैट्रोनेज के अंतर्गत अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ। इसके बाद हम देखते हैं अगेन इंडिया यूनाइट होता है अंडर दी गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर की स्थापना श्रीगुप्ता ने की थी। श्रीगुप्ता के बाद इसमें घटोत्कच का कुछ समय रूल रहा, लेकिन चंद्रगुप्त वन इसके सबसे बड़े रूलर थे। चंद्रगुप्त वन ने इसको आगे बढ़ाया, और उसके बाद समुद्रगुप्ता, नेपोलियन ऑफ इंडिया जिन्हें कहते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया ने इसे और आगे बढ़ाया, समुद्रगुप्ता ने। फिर चंद्रगुप्त टू आए, जिन्हें विक्रमादित्य यानी कि जो है साकारी का टाइटल देकर के भी उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने साकाज को हराया था वेस्टर्न इंडिया में। फिर चंद्रगुप्त टू के समय में एक चाइनीज ट्रैवलर आए थे, फाह्यान, जिन्होंने उनके बारे में काफी सारी चीजें बताई है। हालांकि उन्होंने पॉलिटिकल चीजों में कभी भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने चांडालों के बारे में बताया। जो चांडाल्स थे ना, वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन को झेल रहे थे। इसके बाद होता ये है कि जो है कुमारगुप्ता अगले रूलर बने, स्कंदगुप्ता अगले रूलर बने। स्कंदगुप्त के बाद फिर गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है। फिर रामगुप्ता, पुरुगुप्ता, बालादित्य जैसे रूलर्स का हमें देखने को मिलता है, लेकिन गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो गया। और इनके अंदर ही जो है कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, फ्यूडल चीफ्स हुआ करते थे, जो इंडिपेंडेंट हो गए। और अब इंडिया में हूणास का इन्वेशन हुआ, और इसी बीच में हम देखते हैं कि जो हमारे हर्षवर्धन है, उनका राइज हो जाता है। तो इसको शुरू किया था प्रभाकर वर्धन ने, और वो अपने आप को वर्धन बुलाया करते थे। वो वैसे गुप्ता एम्पायर के अंदर ही काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम शुरू किया, और थानेश्वर दिल्ली के पास में उन्होंने कैपिटल बना करके इसे आगे रूल करना शुरू किया। इसके बाद हर्षवर्धन आ गए। हर्षवर्धन ने पूरा नॉर्थ इंडिया जीत लिया, और उसके बाद उन्होंने साउथ इंडिया की तरफ जाने की कोशिश की, जहां पे उनकी राजा होती है चालुक्यास के रूलर पुलकेशिन सेकंड से। पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन को हरा करके परमेश्वरा का टाइटल लेते हैं, और इसको जो ह्यून सांग चाइनीज ट्रैवलर थे, उनके अकाउंट्स में भी मेंशन किया गया है। हर्षवर्धन हमारे आखिरी एंशियंट रूलर थे, जिनके समय में हम ये देखते हैं कि हमारी चीजें बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ इंडिया की जो है दोबारा उनके बाद फिर डिक्लाइन हो जाती है। हर्षवर्धन के डिक्लाइन के बाद 712 एडी में अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध होता है, जहां से इस्लामिक इन्वेशन की शुरुआत होती है। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आए, जिन्होंने 712 एडी में जो हमारा सिंध का इलाका है उसको जीता। उसके बाद फिर हमारे आते हैं महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी ने काफी अच्छा एस्टैब्लिशमेंट किया पंजाब तक, लेकिन वो जो है ज्यादा रेडिंग में ध्यान देते थे, और वो इस्लामिक इन्वेशन पे ज्यादा ध्यान देते थे। उन्होंने प्लंडरिंग पर ज्यादा ध्यान दिया था। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी आए। मोहम्मद गौरी ने 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा, जिसमें वो हार गए।
लेकिन 1192 में, अगले ही साल 1192 एडी में पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को उन्होंने हरा दिया। और फिर 1192 में हमें सेकंड बैटल ऑफ तराइन में देखने को मिलता है कि मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और उसके बाद पूरा नॉर्थ इंडिया उन्होंने धीरे धीरे जीतना शुरू कर दिया। राजपूत को भी उन्होंने डिक्लाइन होते हुए देखा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मोहम्मद गौरी थे उन्हीं के एक स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 12th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक काफी अच्छे समय तक रूल करते हैं, लेकिन केवल 4 साल का उनका रूल रहा। उसके बाद फिर हमारे इल्तुतमिश आए, रजिया सुल्तान आई, बलबन आए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि खिलजी डायनेस्टी शुरू हो गई, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई जिसमें गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए, फिर तैमूर का इन्वेशन हुआ, फिर सैयद डायनेस्टी आई। सैयद डायनेस्टी को खिजर खान ने शुरू किया। उसके आखिरी जो रूलर थे वो थे आलम शाह, जिन्होंने बहलूल खान लोदी के हाथ में सब कुछ हैंड ओवर किया। फिर बहलूल खान लोदी रूलर बन गए। फिर बहलूल खान लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीत हासिल की और मुगल डायनेस्टी को शुरू किया। उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जो है चीजें आगे बढ़ती रही। अकबर के बाद जो है फिर जहांगीर आए, शाहजहां आए, फिर औरंगजेब आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा रहा, सब कुछ ठीक रहा। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद लेटर मुगल्स आए, जिसमें बहादुर शाह पहले लेटर मुगल थे। फिर बहादुर शाह, जहंदर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, फारूक सियार, बहुत सारे अलग अलग लेटर मुगल्स आते हैं। लेकिन उनके समय तक आते आते चीजें डिक्लाइन हो जाती हैं। ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करें शाह आलम टू की, तो शाह आलम टू के समय में जब बैटल ऑफ प्लासी होती है और उसमें जब वो हार जाते हैं तो फिर चीज़ें खराब हो जाती है। बेसिकली बैटल ऑफ बक्सर होती है, बैटल ऑफ प्लासी तो 1757 में ही हो चुकी थी, लेकिन 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर थी उसमें शाह आलम टू हार जाते हैं और इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू राइट्स मिल जाते हैं। 1765 के बाद से वो बंगाल के गवर्नर्स बन जाते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कंपनी रूल शुरू होता है जो कि 1787 तक चलता है। 1787 के बाद जो है नॉट 1787 बट 1857, तो 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो है हम देखते हैं कि कंपनी रूल हमारा खत्म हो जाता है और क्राउन रूल शुरू हो जाता है। 1857 के बाद क्राउन रूल के अंतर्गत इंडिया ने इंडिपेंडेंस की काफी सारी लड़ाइयां लड़ी और उसके बाद फिर फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। तो ये हमारी पूरी हिस्ट्री चलती है, ये हमारी पूरी एक टाइम लाइन है हिस्ट्री की, जिसको मैं आपको एक शॉर्ट में समझाना चाह रही थी कि कैसे हम शुरू करते हैं और कैसे हम आगे बढ़ते हैं और कैसे इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल होता है। बेसिकली इसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री की एक टाइम लाइन को डिस्कस किया, ऐसे ही हम आगे हिस्ट्री की आगे की जो टाइम लाइन है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही गाइस आपको बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड टॉप 10 इज माई रेफरल कोड विच विल गिव यू एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे 11 बजे होता है, तो इसके लिए भी आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स होते हैं या हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पे अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इस टाइम लाइन में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या अगर आपको किसी चीज़ की डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।